Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 2nd of August 2021, Monday. Inspiration of the day is what you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. NSE seeks SEBI's go ahead for IPO. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएससी भी बोलते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इन इंडिया. तो NSE once again set the ball rolling for its IPO. इनिशियली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना IPO लाने के अटैम्प्ट किए थे बट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. बट इसके बाद दोबारा से फिर NSE ने ट्राई किया है और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को रिटन में एप्लीकेशन दिया और पूछा है क्या NSE can once again file the draft red herring prospect, that is DRHP, for going public. DRHP क्या होता है? इसको कभी कभी हम IPO ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट भी कहते हैं. इसका फुल फॉर्म ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट या इन जनरल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एज IPO ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट. बेसिकली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीड मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी विच विशेस टू गो IPO or which wishes to go for IPO or wishes to go for its public offering. तो बेसिकली एक IPO ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट होता है जो कि लीड मैनेजर प्रिपेयर करता है उस कंपनी का और इसको सेबी को सबमिट किया जाता है फॉर अप्रूवल ऑफ IPO. और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर एप्लीकेशन में बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि कौन कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी कितना IPO लाएगी, क्या वैल्यूएशन होगा, कौन कौन से रिस्क हैं जो एसोसिएट हैं इस पर्टिकुलर IPO से. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेबी को दी जाती है और आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ दिस ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट सेबी एक्चुअली अप्रूव और डिसअप्रूव द एप्लीकेशन ऑफ IPO फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी. So basically IPO prospect provides end-to-end detail about the issuer company and the public issue. तो NSE ने ये दोबारा से परमिशन मांगी है कंट्री के लार्जेस्ट ब्रोशर जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कि वो अपना IPO फाइल करना चाहता है और उसके लिए उसने सेबी से परमिशन मांगी है क्या वो फिर से अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट या IPO प्रॉस्पेक्ट सबमिट कर सकता है फॉर गोइंग पब्लिक. ऐसा क्यों कर रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? ऐसा इसलिए कर रहा है NSE क्योंकि स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है. कुछ स्टॉक होल्डर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली अपना जो शेयर है NSE में दे वांट टू लिक्विडेट देयर होल्डिंग्स फॉर ओवर अ डिकेड्स. पिछले कई टाइम से जो NSE के इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर्स हैं वो अपना जो पोर्शन है वो लिक्विडेट करना चाह रहे हैं. दैट इज़ वाई दे आर प्रेशराइजिंग द कंपनी और NSE to go for public. So NSE has requested the SEBI to convey its no objection, enable its proceeds with its IPO plan for filing the DRHP. हालांकि अभी तक सेबी की साइड से कोई हरी झंडी नहीं आई है, सेबी की तरफ से कोई कमेंट या कोई परमिशन नहीं दी गई है NSE को फॉर इट्स IPO. और जो मेजर शेयर होल्डर है NSE के उनका ये कहना है कि ये बहुत टाइम से इस पर्टिकुलर जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है NSE में और जो अदर इश्यूज़ हैं NSE में उसको लेकर के कई बार जो शेयर होल्डर्स हैं दे हैव एक्चुअली अप्रोच्ड द सेबी एंड NSE फॉर दिस IPO बट बार बार रेगुलेटर इस पर्टिकुलर IPO को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वेट फॉर अस. द नॉन मॉनेटरी एंड रेमिडियल मेजर्स इशूड बाय सेबी हैज़ ऑल्सो बीन एडर्ड. इससे पहले जब NSE ने IPO लाने की कोशिश करी थी तो भी सेबी ने बहुत सारे नॉन मॉनेटरी और मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को साइट करके NSE का जो IPO था उसको रोक दिया था और कुछ ऐसे मेजर्स या कुछ ऐसे रेमेडियल मेजर्स बोले थे NSE को कि NSE को ये रेमेडियल मेजर्स फॉलो करने चाहिए. और NSE के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि वो बहुत टाइम से वो सारे रेमेडियल मेजर्स फॉलो कर रहे हैं. नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर सेबी टू गिव द पैसेज फॉर NSE IPO. और शेयर होल्डर्स का ये कहना है कि द IPO शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड एनी मोर क्योंकि जो सेबी ने कहा था वो हमने फॉलो किया है. और अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि NSE में केवल डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स भी हैं, फॉरेन शेयर होल्डर्स भी NSE में हैं. मतलब NSE का जो
एक सिग्निफिकेंट पार्ट है वो फॉरेन शेयर होल्डिंग्स के फॉर्म में भी है। अप्रैल 2019 में सेबी ने एनएससी को बांट किया था किस चीज़ के लिए? फॉर असेसिंग द कैपिटल मार्केट अप टू 6 मंथ। किस लिए? फॉर एलीज लैप्सेस एट इट्स कोलोकेशन फैसिलिटी। और वो बैन पीरियड अक्टूबर 30, 2019 में ख़त्म हो गया है एज़ पर एनएससी। और जितने भी रेमेडियल मेजर्स दिए गए थे, बताए गए थे एनएससी को फॉलो करने के लिए सेबी के थ्रू, वो सारे मेजर्स फॉलो किए हैं एज़ पर द इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर्स ऑफ एनएससी। एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर्स ऑफ एनएससी। एनएससी के जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं वो, और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं की तरफ से प्रेशर आ रहा है एनएससी पर कि एनएससी आईपीओ के लिए जाए। एलआईसी, अरेंडा इन्वेस्टमेंट, वेरासिटी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, एसबीआई कैपिटल मार्केट, गेगल एफडीआई, एसबीआई, सैफ सेकेंड, गोल्डमैन शेयर्स एंड मॉर्गन स्टैनले। तो all these are the important shareholder or stakeholder into NSE and they all are asking SEBI to clear the passage for IPO। इसी के साथ एक और न्यूज़ थी जो शॉर्ट में अटैच थी, हालांकि ये न्यूज़ बाद में पेज नंबर 4 में डिटेल में दी हुई है, बट आई ट्राई टू कवर दिस न्यूज़ हेयर क्योंकि ये न्यूज़ सेबी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि इसको कोलैबोरेट कर देते हैं इसी न्यूज़ के साथ में। क्या न्यूज़ है? बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लान्स टू ले डाउन द फ्रेमवर्क फॉर एग्जेम्प्टिंग द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस फ्रॉम द 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो यहाँ पर सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री आर कंटिन्यूअस इन कंसल्टेशन फॉर लेइंग डाउन वन फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? फॉर एग्जेम्प्टिंग द PSUs और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फ्रॉम द 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो ये जो रूल है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, इस पर्टिकुलर रूल को ले डाउन करने पर डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। क्या कहना है गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये एग्जम्पशन रिमूव कर जाता है तो दिस मूव इज़ बेसिकली विल इंश्योर द फेयरनेस एंड प्रिवेंट द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ द लेटेस्ट डिस्पेंशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। रिसेंटली PSUs और पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नॉर्म्स चेंज किए हैं। PSUs और LIC के जो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसको लेकर के, उसको स्मूथ करने के लिए, अच्छे वैल्यूएशन के लिए बहुत सारे नॉर्म्स, IPO से रिलेटेड बहुत सारे नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया था और अदर हर्डल्स को भी रिलैक्स किया गया, जिसमें हमने कॉरपोरेशन के जो नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जो LIC के चेयरमैन हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से कई सारे नॉर्म्स चेंज किए गए हैं रिसेंट टाइम में इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। और उसी प्रोसेस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को फॉलो करना होता है, और बेसिकली सेबी चाहती है कि ये क्लॉज जो है वो रिमूव कर दिया जाए। इससे क्या होगा? एक्सपर्ट और सेबी का ये कहना है कि विद प्राइवेटाइजेशन बीइंग द प्रायोरिटी फॉर द सेंटर, सच रिलैक्सेशन वुड जनरेट स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर फॉर स्टेट रन बैंक्स दैट आर एक्चुअली अप फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो जो बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है उसमें एक अच्छी डील मिलेगी अगर इस तरह के जो 25% का जो क्लॉज है इसको रिमूव कर दिया जाता है, इस एग्जेम्पशन को रिमूव कर दिया जाए। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि LIC which is exempted to offer small portion of share through public issuance would also be benefited, क्योंकि वो स्मॉल जो शेयर्स हैं वो ऑफ़र कर पाएंगे। अभी तक क्या है, अभी तक ये क्लॉज लगा है, इसका मतलब बड़े शेयर्स ही या बड़ा पोर्शन ही शेयर का दे कैन ऑफर। तो स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट सेबी का कहना है कि अगर एक क्लॉज हट जाता है तो बैंक, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज, दोज हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर बिग IPOs can also be benefited for offering a small portion of their shares through public issuance। हालांकि रेगुलेटर का एक क्लियर कहना है कि दिस इज़ नॉट द ब्लैंकेट एग्जम्पशन। ऐसा नहीं कि ये ब्लैंकेट एग्जम्पशन है, जितनी भी PSUs हैं उन पर एक तरीके से अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ
केस टू केस सिचुएशन, कंपनी टू कंपनी, IPO टू IPO, अंडरटेकिंग टू अंडरटेकिंग बेसिस पर इसका डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर द पर्टिकुलर PSU शुड बी exempted फ्रॉम दिस रूल और नॉट. All listed companies have to maintain a minimum 25% public float as per the current rule. हालांकि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग PSUs को एग्जेम्प्ट किया जाएगा. अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें जहां पर 75% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स है गवर्नमेंट की, तो ये कुछ लिस्ट हैं. डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस लिस्ट, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट. And as per the sources, this particular new provision would enable the government to decide the timeline. कब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है एंड कीपिंग इन व्यू द अपॉर्चून टाइम फॉर दिस इन्वेस्टमेंट. तो इस पर्टिकुलर सोर्सेज का कुछ सोर्सेज का कहना है गवर्नमेंट इस रूल को इसलिए ला रही है कि जैसे गवर्नमेंट अपने हर PSU जो भी उसकी लिस्टेड PSU जिनमें वो प्राइवेटाइजेशन के लिए सोच रही है उन PSUs के लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टाइम पर डिसइन्वेस्टमेंट करें जिससे कि जो स्टॉक्स का वैल्यूएशन है वो अच्छा हो. टू मीट द पब्लिक फ्लोट रिक्वायरमेंट द गवर्नमेंट मे have to do distress selling of PSUs which they are not in favor of the government, and that is why government is actually amending this rule as per the few sources. तो हो सकता है इस अमेंडमेंट के बाद ये देखने को मिले कि बहुत सारी PSUs में जो 25% की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स बनाने की बात है उस पर्टिकुलर रूल को रिलैक्स कर दिया जाए. बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, स्पेशली बैंक्स, वहाँ पर जो 25% का जो रूल है उसमें जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 25% से कम हो जाए. एंड दीज आर द फ्यू लिस्टेड कंपनीज और PSUs वेयर गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग और पब्लिक शेयर होल्डिंग इज स्टिल मोर देन 75%. बट ये बात ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट यहाँ पर कि सभी के लिए ये रूल ब्लैंकेट फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं होगा, केस टू केस बेस पर इसका एप्लीकेशन होगा. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. प्राइवेट बैंक्स Q1 प्रॉफिट अप 33.6% एज प्रोविजंस फॉल 11.5%. रिसेंटली जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने अप्रैल जून 2021 क्वार्टर का और जनवरी मार्च क्वार्टर का डेटा रिलीज़ किया है और उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द private banks has seen positive development in case of their net profit. तो private banks का जो net profit है वो approximately 33.6% तक increase हुआ है year on year basis में. कब? अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 21 और 18.8% तक इंक्रीज़ हुआ है किस पीरियड में? जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ 21. और याद रहे इस ड्यूरेशन में इकोनॉमी वॉज हिटेड बाय द सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक. सो स्टूडेंट एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये जो 2021 है ये 21 क्वार्टर की बात नहीं हो रही, दिस इज़ द कैलेंडर ईयर 2021. तो अप्रैल से जून 21 में 33% प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है प्राइवेट बैंक्स का और जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है उसमें 18% तक नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ देखा गया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस में. 14 बैंक्स ने अपने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए हैं जिसमें केवल अगर हम IDFC बैंक है द फर्स्ट बैंक दैट हैज़ बुक्ड द नेट लॉस इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. तो फाइनेंशियल ईयर 22 के जो फर्स्ट क्वार्टर यानी हमारा अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है उसमें IDFC ने केवल एक ऐसा प्राइवेट बैंक था जिसने केवल लॉस रजिस्टर किया. ऐसा क्यों प्राइवेट बैंक्स के जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट ये इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है इवन कोविड-19 की सेकेंड वेव में भी, जबकि इकॉनमी बहुत ज़्यादा वर्स अफेक्टेड थी बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. तो इसका रीज़न एक है कि जो प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज जो बेसिकली बैंक्स करते हैं वो फॉल करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में. कितनी फॉल करी है? 11.5% तक फॉल देखा गया है और 14.5% तक फॉल देखा गया है इन द रिपोर्टिंग क्वार्टर. यानी 11% का फॉल अप्रैल से जून क्वार्टर में और 14% का फॉल जनवरी से मार्च के क्वार्टर में देखा गया. और इसी फॉल की वजह से जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका नेट प्रॉफिट इतना इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है. दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन बैंक्स बैलेंस शीट्स आर एक्चुअली शोइंग द साइन ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ, कई बार डिस्कस किया है हमने, बिकॉज ऑफ राइजिंग NPS. और क्यों NPS बढ़ रहे हैं?
सीधा सीधा पैंडमिक का इम्पैक्ट है। जो लोन लिया है कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट एबल टू जनरेट द प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिजनेस, और उनका बिजनेस नहीं आ रहा, उससे प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा, तो वो बैंक को लोन रिटर्न नहीं कर पा रहे। मोस्ट ऑफ द लोन्स आर टर्निंग इनटू NPAs and the net NPA in the June 21 क्वार्टर। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेस कंडीशन में है, और उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर प्राइवेट बैंक्स अगर प्रॉफिट रजिस्टर कर रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड साइन। एक्सपर्ट्स का हालांकि ये कहना है कि हो सकता है कि कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिले, पर बैंक्स को ये नहीं समझना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अभी भी रिस्क से आउट हो गए हैं। बैंक्स आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द wood as per the few expert. More restructuring of the loans of the borrowers hit by COVID is expected in the second quarter, and also the third wave will untold, it's still not clear. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो प्रोविजनिंग्स हैं NPA को लेकर के वो सेकेंड क्वार्टर में ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी, तो हो सकता है आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर प्रॉफिट फॉल होता हुआ दिखे। इसके अलावा, इस बात के अलावा थर्ड वेव का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो बैंक्स अभी आउट ऑफ रिस्क नहीं है। प्रॉबेबली इनिशियल क्वार्टर्स में बिकॉज ऑफ द फ्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट इट्स नॉट अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। So this is the financial performance of few listed private banks that you can go through. नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली यू कैन हैव जस्ट हैव द ग्लिम्स। अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स। GST मॉपअप जम्प्स टू ₹1.16 ट्रिलियन। तो फाइनली जुलाई के मंथ में जो GST कलेक्शन हुआ है उसमें 33% का इंक्रीज़ देखने को मिला है, दैट इज़ एक्चुअली मोर देन द लास्ट 3 years। GST कलेक्शन बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इश्यूज़ है। जैसे ही GST कलेक्शन फॉल होता है, स्टेट जो है वो तुरंत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि GST कलेक्शन फॉल होगा तो उनको कॉम्पनसेशन जो GST क्लॉज के तहत उनको मिलता है, GST एक्ट के तहत वो नहीं मिलता। फिलहाल जो इट्स अ गुड न्यूज़ कि जुलाई में जो GST कलेक्शन हुआ है उसने 1.1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया। पिछले लास्ट 3 महीनों में, जबकि सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रही थी, उसके कंपैरिजन में लास्ट के 3 मंथ में सबसे ज़्यादा कलेक्शन है GST का। तो कहीं ना कहीं ये डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गेटिंग रिज्यूम्ड आफ्टर मोस्ट स्टेट्स हैव ईज देयर कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन। हालांकि अभी भी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है, लेकिन अगर हम बात करें कि कई सारे मैक्सिमम स्टेट्स की, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईज़ आउट कर दिए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के केसेस डिक्रीज कर रहे हैं। द बेटर देन एक्सपेक्टेड कलेक्शन शुड हेल्प द गवर्नमेंट टू रैम्प अप द स्पेंडिंग इन अ बिड टू रिवाइव द इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर द फ्यू एक्सपर्ट। डेफिनेटली कलेक्शन ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर बढ़ाना इस समय गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक्सपर्ट का ये कहना है, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। मनी सप्लाई बढ़ेगी तभी डिमांड रिवाइव होगी, और डिमांड रिवाइव होगी तभी इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव होना या रिकवर करना शुरू करेगी। और स्टेट्स जो कि इस समय सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन में को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत टाइम से कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल पा रहा है GST का, तो स्टेट्स गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनको उनका एलोकेशन मिलेगा। दे कैन ऑल्सो do their expenditure on certain areas in order to revive their state economies। GST कलेक्शन के बाद अब एक नई न्यूज़ है। इस न्यूज़ में बेसिकली ये बताया गया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पिकअप देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ क्या है? डिमांड रिवाइवल पुट्स ऑटो सेल इन टॉप गियर। सो ऑटो सेल दैट इज़ वन ऑफ द की इंडिकेटर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी का की इंडिकेटर है। हम हर बार जब भी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट द सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर सेल में कमी आ रही है या सेल में इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको देखते हुए कई बार ये प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं कि इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी रिसेंट टाइम में ऑटो सेल में इंक्रीज़ देखा गया है, दैट ऑटो सेल शोड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। जो भी डेटा है मैक्रो डेटा वो ये इंडिकेट कर रहा है। GST कलेक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है, हमने पढ़ा है। अब
जो ऑटो सेल है उसमें भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, मोर स्पेसिफिकली जुलाई के मंथ में। तो विद द पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम इम्प्रूविंग ऑन द back of healthy order book and an uptick in inquiries and booking in urban as well as in rural areas। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं कि ये पैंडेमिक की वजह से ही अफेक्टेड है, इवन पैंडेमिक के पहले भी इंडिया में एक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था दैट वाज स्टैगरिंग। तो अब रीसेंट टाइम में जुलाई के मंथ से इंक्वायरी में, बुकिंग नंबर्स में इंक्रीज देखा गया है, स्पेशली इन केस ऑफ passenger vehicle segment, and the wage revision by government employees have also likely aided the demand as per the expert। recently government ने जो DA बढ़ाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का 28% जिसको कर दिया है, उसकी वजह से भी ये इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है ऑटोमोबाइल की डिमांड में एज़ पर द सोर्सेज। जो DA बढ़ाया गया है 28% से, उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें ऑटो सेल में देखने को मिल रहा है एज़ पर द एक्सपर्ट। सो इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर दैट इज मारुति सुजुकी पोस्टेड अ टोटल सेल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,62,462 units in the month of July 21 as per the data। तो 1,60,62 से ऊपर की सेल करी है मारुति सुजुकी ने इन केस ऑफ पैसेंजर व्हीकल, जो कि पिछले साल से 50% तक ज़्यादा है। तो इस सब डेटा को देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इट इज़ गुड कि इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो रिवाइव हो रही हैं, स्पेशली ऑटो सेल जो है वो इम्प्रूव हो रही है। लेकिन इसकी क्या लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, कब तक ये सेल पिकअप करेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक्सपर्ट के सामने, क्योंकि उनका ये कहना है कि चूँकि सैलरी बढ़ाई गई है, DA बढ़ाया गया है, इसलिए इमीडिएट ये सेल में कन्वर्ट हो रहा है। बट क्या ये सस्टेन है आगे आने वाले टाइम तक, ये जो ये अपटिक देखने को मिल रहा है ये कंटिन्यू रहता है इन केस ऑफ ऑटो सेल की नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। हालांकि क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अनलॉक हो रही है बहुत सारे स्टेट्स में, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट सेल में देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 629K होम स्टक इन टॉप 7 cities, NCR shares 52% रिपोर्ट। अगर आपको याद हो तो हमने अभी रिसेंटली एक महारेरा के न्यूज़ पढ़ी थी, जिसमें महाराष्ट्र रेरा ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे रियल स्टेट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उनको सेलिंग से बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि उनकी रेरा का जो रजिस्ट्रेशन था उनका वो ख़त्म हो गया था। उसी के बाद से अब ये न्यूज़ भी कवर करी गई, बताया गया कि बेसिकली जो रियल स्टेट सेगमेंट है इंडिया में, जो रियल स्टेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ है, पीपल्स आर एक्चुअली नॉट रेडी टू बाई देयर हाउस, और जो उन्होंने पहले बुकिंग कराई है दे आर नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड साइड अफेक्ट हो रही है रियल स्टेट में। इसके अलावा जिस तरह से जो होम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसमें भी बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रैप है। एज़ पर द रीसेंट रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 629,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स आर सब्सटेंशियली डिलेड और कम्प्लीटली स्टॉल्ड इन टॉप 7 सिटीज़। टॉप 7 सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 600,000 जो हाउसिंग यूनिट्स हैं वो स्टॉल्ड हैं बिकॉज ऑफ वन और अनदर रीज़न। एटलीस्ट 71% ऑफ दीज डिलेड यूनिट्स फॉल विद इन 80 lakhs प्राइस बैकेट। इसका मतलब जो स्मॉल और मीडियम जो हाउसेस हैं अफोर्डेबल और जो मिडिल सेगमेंट के लिए जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसके मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं, और केवल 18% जो हैं वो प्रीमियम सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो हाउसिंग यूनिट जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो हाउसिंग यूनिट है दैट बिलोंग्स टू मीडियम एंड स्मॉल सेगमेंट, जिसको हम MIG और SIG भी बोल सकते हैं। तो जो रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट ने, उसके अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी भी स्टॉल्ड कंडीशन में हैं इंडिया में और मेजर 7 सिटीज़ में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रैप है इनटू रियल स्टेट सेक्टर। और अगर सिटीज़ की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन NCR हैज़ ओवरटेकन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR विद 52% शेयर ऑफ स्टक्ड और डिलेड स्टॉक।
तो जो 7 टॉप सिटीज़ हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट है उसमें दिल्ली जो है वो नंबर 1 पोजीशन में। दिल्ली में मैक्सिमम जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलेड हैं या स्टॉल्ड कंडीशन में है, फॉलोड बाय मुंबई। स्टेट्स की अगर हम रीजन वाइज बात करें तो नॉर्थ रीजन जो है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉर्थ स्टेट्स जो हैं वहाँ पर मैक्सिमम जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टॉल्ड हैं, जबकि जो साउदर्न सिटीज़ हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली ऑन द ट्रैक। तो अगर बड़े बड़े शहरों की बात करें साउदर्न सिटीज़ की, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दे टुगेदर हैव जस्ट 11% ऑफ द टोटल डिलेड और स्टक यूनिट्स। और अगर रीजन्स की बात करें कि क्या रीजन्स है वाई दीज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और द यूनिट्स आर एक्चुअली स्टॉल्ड और डिलेड, तो बहुत सारे पॉसिबल रीजन्स होते हैं जिसमें कोविड-19 के फंडिंग भी रीज़न है, फंडिंग इशूज़ भी रीज़न है, लिटिगेशन भी रीज़न है। और जैसा कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि रेरा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल स्टेट में फंसा हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन इन जुलाई एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 3 बिलियन। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन यानी डिजिटल जो पेमेंट है वो भी जुलाई के मंथ में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है एंड इट हैज़ रीच टू द रिकॉर्ड हाई ऑफ 3 बिलियन तक पहुंच गया है जुलाई के मंथ में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई द फ्लैगशिप पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखेंगे, यूपीआई NPCI का फ्लैगशिप प्रोग्राम है इन ऑर्डर टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। तो यूपीआई ने रिकॉर्ड वैल्यू ट्रांजैक्शन अचीव किया है इन द मंथ ऑफ जुलाई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो नंबर्स में भी इंक्रीज हुआ है और वैल्यू में भी इंक्रीज हुआ है। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, इट टच द 3 बिलियन मार्क इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड 6 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। 3 बिलियन वॉल्यूम मतलब 3 बिलियन नंबर्स के जो वो हैं वो ट्रांजैक्शन हुए हैं। और अगर वैल्यू की बात करी जाए तो 6 ट्रिलियन वैल्यू के ट्रांजैक्शन हुए हैं केवल और केवल जुलाई मंथ में। और ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम this milestone is also highlighting that the faster adoption of digital payment is an increasingly contactless world। तो पैंडमिक ने कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट को, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंडिया में अडॉप्ट करवाया है और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमें यूपीआई ट्रांजैक्शंस में भी देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ digital payment or UPI transaction and now it is used as the preferred payment mode in India और ये continuously increase हो रहा है। अगर आप ग्राफ को देख पा रहे हैं तो this is continuously being increased। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो एजेंडा लिस्टेड फॉर FSDC's नेक्स्ट मीट, फिनमिन एक्सप्रेस सरप्राइज। यहाँ पर इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल डिटेल्स इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली मेरा पर्पस इस न्यूज़ को इंक्लूड करने का इतना ही था कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSDC बोलते हैं, उसके बारे में जानें। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा व्हाट इज़ दिस FSDC एंड व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर FSDC। क्या न्यूज़ है, न्यूज़ अगर डालिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज और एक कंसर्न एक्सप्रेस किया है। किस लिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग को लेकर के। क्या? क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर ने कोई भी एजेंडा ऑफर नहीं किया है। किस लिए एजेंडा ऑफर नहीं किया है? फॉर अपकमिंग FSDC मीटिंग। जो मीटिंग होने वाली है अपकमिंग FSDC की, उसमें जो डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, दे एक्चुअली एक्सप्रेस देयर एजेंडा कि किस एजेंडा के कुछ इश्यूज, चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि जितने भी जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो केवल इस फोरम को, इस मीटिंग को एज अ रिप्रेजेंटेशन फोरम यूज़ करते हैं। दे प्रेजेंट देयर परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग। नो फ्रूटफुल एजेंडा, नो फ्रूटफुल इशूज़ हैज़ बीन डिस्कस्ड। अभी तक किसी भी फाइनेंशियल रेगुलेटर ने किसी भी तरह का कोई इम्पॉर्टेंट एजेंडा नहीं डिसाइड किया है फॉर फोर्थ कमिंग मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल। तो बेसिकली दिस इज द सब कमिटी ऑफ FSDC विच चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के गवर्नर जो हैं वो सब कमेटी चेयर करते हैं किसकी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। इज शेड्यूल्ड टू मीट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट
और इसी के बाद से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑफ़र किया है कि जितने भी जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जो ये मीटिंग अटेंड करेंगे एज़ पर यू, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो सब मीटिंग है, कौन कौन से फाइनेंशियल रेगुलेटर्स अटेंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स जिसको हम कई बार अपनी न्यूज़ में डिस्कस करते हैं। हालांकि यहाँ पर सामने लिखा हुआ है न्यूज़ में, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट, but otherwise you will tell me in the comment section why this FSDC, what is the mandate of this particular council, और कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जो इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करते हैं और क्या पर्पस होता है। while the body is chaired by finance minister and meet only intermittently, the subcommittee of FSDC headed by RBI governor meets at least twice a year। तो जो FSDC है उसके जो चेयर करते हैं जो उस पर्टिकुलर मीटिंग को, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा एक सब कमेटी है FSDC की जिसको हेड करता है RBI गवर्नर, वो एटलीस्ट मिनिमम उसको साल में 2 बार मीटिंग करनी होती है। जबकि जो FSDC की जो मेन मीटिंग होती है वो कभी भी शेड्यूल हो सकती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। बट जो इशू यहाँ पर है वो इशू ये है कि किसी भी फाइनेंशियल रेगुलेटर ने कोई भी मीटिंग का एजेंडा फिक्स नहीं किया है। दे आर यूजिंग दिस फोरम जस्ट फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन अबाउट देयर सेक्टर। That is not desirable, that is not the purpose of this particular FSDC council. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.